Hello guys, I am Ashish. Welcome to the second lecture of most expected questions of structure analysis. So today we are going to discuss type of questions from method of analysis as well as flexibility matrix method and stiffness matrix method which can be asked in GATE Civil 2021. So let's start it without wasting any time. So first question is we have given one beam as shown in figure and we need to determine the bending moment at point B. This is the point B. We need to determine bending moment at point B. Let's just say this is A and this is C. So ये जो क्वेश्चन है इसमें हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। इसमें हमें कोई और ट्रिक लगानी पड़ेगी ताकि हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो इंटरनल मूवमेंट एम बी है उसको हम रिडंडेंट मान लेते हैं, ठीक है। और उसको रिडंडेंट मान के हम अपने सोल्यूशन को अप्रोच करते हैं। तो इसमें जो इंटरनल मूवमेंट एम बी है इट इज़ टेकन एज रिडंडेंट। तो इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज ए B dash, this is point B and this is B double dash and this is C and this is A, right। तो हमने जो इंटरनल मूवमेंट एम बी है उसको हमने क्या माना है, इसको रिडंडेंट माना है। तो लेट जस्ट ये एम बी ऐसे आ रहा होगा कुछ, दिस इज एम बी एंड दिस इज एम बी, और यहाँ इस जॉइंट पे एम बी और एम बी एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा जॉइंट बी पे। अब यहाँ पे जॉइंट एट सम पॉइंट नियर बी, काफ़ी नियर बी, मैंने इस जॉइंट को भी हिंज माना है, यहाँ पे हिंज लिया है मैंने। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि जॉइंट बी पे हमारे पास रोटेशन अलाउड है पर डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है, राइट। इस पॉइंट बी पे हमारे पास रोटेशन अलाउड है पर डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं हिंज मान सकता हूँ, विच इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सपोर्ट हिंज, राइट। तो इससे मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है इसमें, अब मैं जानता हूँ कि जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप होएगी वो कुछ ऐसी होएगी, राइट। यानी कि जो थीटा बी है और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू द थीटा बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, राइट। यानी जो थीटा बी है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थीटा बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो थीटा बी की वैल्यू होगी दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से, वो इक्वल होएगी और एज वेल एज इन सेम डायरेक्शन होएगी, राइट। तो ये हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आ गई, राइट। दिस इज आवर कंपैटिबिलिटी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कि 40 किलो न्यूटन के कारण यहाँ पे क्या स्लोप आ रही होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बी इक्वल टू पी एल स्क्र बाय 16 ई आई, राइट। तो 40 इंटू 4 स्क्र बाय 16 ई आई, और एम बी के कारण रिवर्स डायरेक्शन में क्लॉकवाइज स्लोप आ रही होगी तो यहाँ पे मैं माइनस लूंगा, माइनस एम बी एल बाई 3 ई आई। तो ये एल कितना है, 4 है, तो 4 एम बी बाई 3 ई आई, राइट। ऐसे ही फ्रॉम राइट हैंड साइड से यहाँ पे क्या आएगी, 4 एम बी बाई 3 ई आई, और लोड के कारण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही होगी, और यूडीएल के कारण कितना होती है वैल्यू, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 ई आई, राइट। तो डब्ल्यू कितना है 10, एल कितना है 4, तो 24 ई आई। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसको इधर, तो ये क्या आएगा 8 एम बी बाई 3 ई आई विच इज़ इक्वल टू 200 बाई 3 ई आई, राइट। इसको मैं कैंसिल करूँ तो एम बी मेरे पास कितना आ जाएगा, एम बी मेरे पास आ जाएगा 200 बाई 8 विच इज़ नथिंग बट 25 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब ये जो डायरेक्शन है 25 किलो न्यूटन पर मीटर की, ये ऐसे आएगा, वो क्या है, हॉगिंग है। ये डायरेक्शन क्या रहती है, हॉगिंग डायरेक्शन होती है। तो जो मेरा आंसर है इसका क्या आ जाएगा, इट्स आंसर विल बी 25 किलो न्यूटन मीटर हॉगिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is we need to find the force required to produce unit displacement, that is translation without rotation, at either one third point of fixed beam of span L and uniform flexure rigidity EI। ठीक है, तो हमें एक फिक्स्ड बीम दिया हुआ है, लेट जस्ट से हमारी फिक्स्ड बीम है ए बी। अब बोला हुआ है कि एट एदर वन थर्ड स्पैन पॉइंट, तो ये कोई वन थर्ड स्पैन पॉइंट है एल बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3। तो यहाँ पे हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर से, कितनी एफ फोर्स हमें लगानी पड़ेगी ताकि यहाँ पे एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो इन सच अ वे डैट कि ओनली यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो, वहाँ पे कोई रोटेशन ना हो। यहाँ पे जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिटी हो, हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी
कि 1/3 स्पैन पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिटी हो, बट यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो रहे, राइट। तो हमें ये फोर्स निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जैसे मान लो कोई हमारे पास फिक्स्ड बीम है, कोई CD मान लो, तो जब वो यूनिट डिस्प्लेस होती है और वहाँ पे रोटेशन ही होती है, ऐसे कुछ डिस्प्लेस होती है, तो जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो 6CI, ये अगर डेल्टा है तो 6CI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, 6CI डेल्टा बाय एल स्क्वायर होता है। तो इसी अप्रोच को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। अब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या अलाउड है, इस पॉइंट पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अलाउड है बट रोटेशन अलाउड नहीं है। तो मैं इस ए बी फिक्स बीम को दो फिक्स बीम में डिवाइड करूंगा, राइट। इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं मान लूंगा एक ऐसे प्लस ऐसे, राइट। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे यूनिट डिस्प्लेस हो रहा है और इस साइड से भी कुछ ऐसे यूनिट डिस्प्लेस होएगा, राइट। अब ये जो मेरे पास है वो मेरे पास है L/3 और यहाँ पे क्या है मेरे पास 2L/3। तो इस यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पे मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे होंगे, वो कितने होंगे 6CI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा 1 है और L कितना है यहाँ पे L/3 है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मूवमेंट्स आ रहे होंगे और इस साइड से भी ऐसे कुछ मूवमेंट्स आ रहे होंगे। तो इस मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस मूवमेंट की वैल्यू होगी 6CI, डेल्टा मेरा 1 है और स्पैन लेंथ कितनी है L/3, ये हो जाएगी, राइट। और इस मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस मूवमेंट की वैल्यू होगी मेरी 6CI, डेल्टा फिर से 1 है और यहाँ पे स्पैन लेंथ कितनी है 2L/3 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास 54EI/L स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 27/2 EI/L स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास मूवमेंट्स आ गए, इस मूवमेंट की वैल्यू भी इतनी होगी और इस मूवमेंट की वैल्यू भी इतनी होगी। अब इन मूवमेंट्स के कारण मेरे पास फोर्स डेवलप हो रही होगी। इसको मैं दोबारा से डिटेल में देखूँ, ये मेरा AC पार्ट है, दिस इज माई A, दिस इज माई C, यहाँ पे ये ऐसे कुछ जा रहा है और यहाँ पे मूवमेंट्स की जो मेरी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 54EI/L स्क्वायर और 54EI/L स्क्वायर। अब इन मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए मेरे पास एक फोर्स क्रिएट हो रही होगी, ये मूवमेंट ऐसे जा रहा है, कितना है 128EI/L स्क्वायर। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए मेरी एक फोर्स आ रही होगी, वो कितनी होगी टोटल मूवमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन लेंथ। टोटल मूवमेंट कितना है इस डायरेक्शन में 108 EI/L स्क्वायर विच विल बी डिवाइडेड बाय स्पैन लेंथ L/3। तो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स आ जाएगी, जितनी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी हो जाएगी 108EI/L स्क्वायर डिवाइडेड बाय L/3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 724EI/L3। सिमिलरली फ्रॉम राइट हैंड साइड यहाँ पे एक फोर्स आ रही होगी, वो कितनी होएगी, वो होएगी टोटल मूवमेंट कितना होएगा 27/2 इस साइड से आ रहा होगा, 27/2 इस साइड से, तो टोटल मूवमेंट कितना हो गया 27EI/L स्क्वायर और स्पैन लेंथ कितनी है 2L/3। तो ये कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 81/2 EI/L3। तो टोटल फोर्स जो हमें विच वी नीड टू अप्लाई in order to produce unit displacement at 1/3 span point without any rotation is the summation of 724EI/L3 प्लस 81/2 EI/L3। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 729/2 EI/L3। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, माई ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Okay, now let's move on to the next question. We have given one frame ABCD and it is supported by roller at A and is on hinge at C as shown in figure. Reaction हमें roller and A पे कितनी reaction produce होएगी वो निकालनी है। अब क्योंकि roller है तो perpendicular to the roller plane से reaction produce होएगी, इसको मैं अच्छे नाम दे देता हूँ, right। तो हमें ये reaction निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं summation of movement about C जीरो करूँगा। मैं C पे क्यों जीरो कर रहा हूँ, क्योंकि जो सी पे रिएक्शंस आ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली उनका मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी जीरो हो जाएगा। तो जो हमको अननोन निकालना है वो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा अगर मैं समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट सी को जीरो कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट सी इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा HA/L। ये कैसे मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये P/L/2 एंटी क्लॉकवाइज और ये P/L/2 क्लॉकवाइज, राइट। तो ये क्या हो गया जीरो, तो एच मेरा क्या आ जाएगा डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
We have given a question कि dead load of the beam is W/2 per unit run and live load on the beam is W/2 per unit run. तो जो dead load और live load है वो uniformly distributed form में है और W/2 इसकी density है. ठीक है. Now two segments are hoisted on simple supports and continuity is established at mid support before live load is applied. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है. तो हमें क्या क्या हुआ है कि जब ओनली डेड लोड इज एक्टिंग तो उस केस में क्या है, उस केस में ये तो जो सेगमेंट्स है वो इंडिपेंडेंट एक्ट कर रही है. कंटिन्यूटी है वो एस्टेब्लिश्ड एट मिड सपोर्ट ओनली व्हेन बिफोर लाइव लोड इज अप्लाइड. तो जब ओनली डेड लोड एक्ट कर रहा है तब ये जो सेगमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है, और जब लाइव लोड हमने लगा दिया तो वो इसको हमने कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर दी है, तो ये कंटिन्यूस टू स्पैन बीम की तरह एक्ट करेगी, राइट. तो जब डेड लोड एक्ट कर रहा है तब जो मिड स्पैन मूवमेंट होएगा उस केस में जो मिड स्पैन है वो या तो ये होएगा या ये होएगा, राइट. और उसमें सिर्फ डेड लोड एक्ट कर रहा है तो जो W/2 आ रहा होगा और W/2 लोड एक्ट कर रहा होगा. तो इस केस में जो मिड स्पैन मूवमेंट है उसको मैं M1 नाम दे देता हूँ, तो वो सिंपली WL²/8 होएगा. यहाँ पे W क्या है, W/2 है और L तो L ही है, तो ये L²/8 ये कितना हो जाएगा WL²/16. ठीक है. नाउ जब हम बिफोर लाइव लोड जब हम अप्लाई कर रहे हैं, करने से पहले हमने सपोर्ट पे कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर दी. तो जब दोनों बोथ डेड लोड और लाइव लोड एक्ट कर रहे होंगे तो मिडल सपोर्ट एज अ कंटिन्यूस सपोर्ट एक्ट करेगा. तो बोथ डेड लोड प्लस लाइव लोड के केस में इसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा, इसमें कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश्ड होगी है तो ये कुछ ऐसे एक्ट कर रहा होगा A B C. तो इस केस में जो मिड स्पैन मूवमेंट है और ये टोटल लोड W/2 कितना हो जाएगा W, राइट. तो यहाँ पे मेरे को मूवमेंट निकालना है जब दोनों पे कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश कर दी है मैंने, राइट. तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि मैं जो इंटरनल मूवमेंट MB है इसको मैं रिडंडेंट ले लूंगा और उसके कारण मैं उससे मैं सोल्यूशन अप्रोच करूंगा बाय मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, राइट. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं तोड़ दूंगा दो पार्ट में. तो लेट जस्ट से ये मेरा M2 बोल देता हूँ इसको मैं, और यहाँ से भी मेरा कुछ M2 एक्ट कर रहा है, राइट. तो इसके कारण यहाँ पे भी W है और यहाँ पे भी W है. तो इसके कारण यहाँ पे कोई स्लोप आ रही होगी और इसके कारण यहाँ पे कोई स्लोप आ रही होगी. दोनों स्लोप की वैल्यू सेम होगी और इन सेम सेंस होगी, क्योंकि अगर ये स्लोप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज होगी इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूटी, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थीटा बी एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थीटा बी एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा WL³ 24EI minus MB/L/3EI which will be equal to from this side MB/L/3EI minus WL³/24EI. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 2MB/L/3EI is equal to what, it is equal to WL³/12EI. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा फर्दर तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, MB आ जाएगा मेरे पास WL²/8. ठीक है. तो जब ओनली डेड लोड इज एक्टिंग और जब कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी तो मेरे पास मैक्सिमम मिड स्पैन मूवमेंट था वो था WL²/16. और जब कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश हो गया और दोनों डेड लोड और लाइव लोड एक्ट करें तो मैक्सिमम मिड स्पैन मूवमेंट मेरा कितना है, मेरा मैक्सिमम मिड स्पैन मूवमेंट है WL²/8. तो जो मैं डिजाइन मिड स्पैन मूवमेंट लूंगा वो क्या लूंगा, इन दोनों का मैक्सिमम यानी WL²/8. का ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, WL²/8. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड द एक्सियल लोड इन मेंबर PQ. और ये PQ जो मेंबर है वो हमें रिजिड दिया हुआ है, ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि हिंज अटैच्ड है तो यानी कि जो इंटरनल फोर्स जनरेट हो रही होगी PQ में वो सिर्फ एक्सियल फोर्स होगी. तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये PQ है तो इसमें कोई इंटरनल फोर्स R आ रही होगी तो ये R यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे 160 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है, राइट. जो ट्रिक है हर किसी क्वेश्चन में वो है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम को कितनी एक्यूरेटली और कितना सही बना पा रहे हैं, उसी में ट्रिक है. अगर हमारी फ्री बॉडी डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, राइट. तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी. अब हमें क्योंकि बोला है कि ये बार PQ है वो रिजिड है, ये Q पॉइंट है, तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ Q होएगा डेल्टा Q वो जीरो होएगा क्या, क्योंकि ये बार रिजिड है तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन तो होएगा नहीं, राइट. तो ये डेल्टा Q है वो जीरो हो जाएगा. तो ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को यूज करके मैं ये जो R है जो कि
एक्सियल फोर्स एंड मेंबर पी क्यू वो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये डेल्टा क्यू मेरा इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 160 किलो न्यूटन लोड के कारण डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कितना आएगा, वो आएगा 160 इंटू 2 क्यू/3i, कुछ ऐसा जाके यहाँ तक कुछ डिफ्लेक्शन आएगा और इतनी जो स्लोप है वो आगे स्ट्रेट चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कितनी डिफ्लेक्शन है, PL/3i, और यहाँ पे स्लोप कितनी होगी, PL² 2ei, और इनटू मल्टीप्लाई बाय लेंथ मेरे को टोटल डिफ्लेक्शन दे देगा। ठीक बात है, तो ये कितना हो जाएगा, 160 इंटू 2² 2ei इंटू लेंथ कितनी है ये वाली, 2 मीटर। ठीक है, ये कितनी होगी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी ड्यू टू लोड 160 किलो न्यूटन। और ये आर के कारण मेरी अपवर्ड डिफ्लेक्शन कितनी होगी, वो हो जाएगी आर इंटू 4Q/3i। तो मैंने अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को इक्वेट कर दिया, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट क्यू है वो मेरी 0 है। तो इससे मेरे पास आर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगा आर इंटू 4Q/3ei विच इज इक्वल टू 3200/3ei। ठीक है, तो ये कट गया, तो आर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3200/64 विच इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी रह गया, 50 किलो न्यूटन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have given one structure shown in figure and all of L and EI are of respective unit values. तो क्या दिया हुआ है हमें, L और EI की वैल्यूज है वो यूनिटी है, और K की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, और हमें इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालनी है स्ट्रक्चर की, राइट। तो लेट जस्ट से ये मेरा कोई पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट सी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी जो ट्रिक क्या है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम को एक्यूरेटली और करेक्ट बना लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये एम है, ये इसके कारण लोड एक्ट कर रहा होगा इस बीम में, राइट। तो एम जी कुछ लोड, वर्टिकल लोड एक्ट कर रहा होगा ड्यू टू मास एम, राइट। तो इसकी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे पी एक्ट कर रहा होगा विच इज इक्वल टू एम जी। अब ये स्प्रिंग उसको रेजिस्ट कर रहा होगा, तो यहाँ से कोई फोर्स आर आ रहा होगा, तो ऐसे स्प्रिंग में जो फोर्स है वो आर, इधर से आर, और जो नीचे वाली बीम है उसमें भी कोई फोर्स आर आ रहा होगा। तो अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना पा रहा हूँ तो क्वेश्चन मेरा काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं क्या कंपेटेबिलिटी यूज़ कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि जो जितना मेरा पॉइंट बी नीचे जाएगा वो किसके बराबर होएगा, जो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी है वो डेल्टा सी के बराबर होएगा, प्लस जो पॉइंट बी कितना मूव करेगा डाउन, जितना सी पॉइंट मूव कर रहा है, प्लस जो स्प्रिंग के अंदर कॉम्प्रेशन आ रही है, राइट। तो जो डेल्टा बी होएगा वो किसके बराबर होएगा, जितना पॉइंट सी डाउन मूव कर रहा है प्लस कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग, कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग। तो ये मेरे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आ गई। अगर ये दो चीजें मैं समझ पा रहा हूँ तो उसके आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो डेल्टा बी मेरा कितना हो जाएगा, इससे मैं देखूँ तो मेरा डेल्टा बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी माइनस आर इंटू L³/3ei, राइट। और डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी मेरा है इसके कारण RL³/3ei। ठीक है, और कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना होएगा, फोर्स इन स्प्रिंग बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, तो R/K हो गया। अब मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, मेरे को L की भी, L और EI की वैल्यू क्या दी हुई है, वो यूनिटी दी हुई है। तो LEI को मैं यूनिटी पुट कर सकता हूँ, और K की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 3। तो इसको मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ फर्दर तो क्या मिला मेरे पास, L और EI तो 1 ही है, तो P माइनस R³/3 R/3 प्लस R/3। अब इस R/3 को मैं इधर ले गया तो 3 R/3 है तो R बन जाएगा, तो R कितना हो गया, P/3। तो ये मेरे पास R की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को बोला हुआ है कि जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है स्ट्रक्चर की वो कितनी होएगी, राइट। तो जो कि इक्विवेलेंट है वो स्ट्रक्चर का वो कितना होएगा, जितना लोड एक्ट कर रहा है प्लस जिस पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है उसकी डिफ्लेक्शन कितनी है। तो यहाँ पे इस पॉइंट बी पे मेरा लोड एक्ट कर रहा है P, राइट। तो P लोड एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन है मेरी डेल्टा बी। तो P बाय डेल्टा बी मेरे को क्या दे देगा, P बाय डेल्टा बी मेरे को इक्विवेलेंट स्टिफनेस दे देगा सिस्टम की। अब जो डेल्टा बी है वो कितनी वैल्यू है इसकी, P या डेल्टा बी कितना है मेरा, P माइनस आर इंटू L³/3ei, राइट। और L और EI तो 1 ही है, राइट। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, सॉरी K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट हो जाएगा P डिवाइडेड बाय R की वैल्यू मैं पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2P/9। तो यहाँ से मेरी वैल्यू हो जाएगी 4.5। तो जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है वो सिस्टम की, पहले तो वो याद रखेंगे कि जितना लोड एक्ट कर रहा है प्लस उस जिस पॉइंट पे वो लोड एक्ट कर रहा है वो कितना पॉइंट डाउन या अप मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड एक्टिंग, राइट। तो यहाँ पे लोड जो एक्ट कर रहा था वो P था जिसकी वैल्यू mg है, और वो पॉइंट मेरा इतना डेल्टा बी डाउन मूव कर रहा था।
तो उसके कारण मैंने के इक्वलेंट निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो बस इतनी है कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना पा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नीड टू ऑब्टेन द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ बीम विद कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस एज शोन इन फिगर। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है इस बीम का और इसकी जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है 1 2 3 वो गिवन है। अब इसको 6 मीटर ना लेके मैं इसको जनरल के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेट जैसे ये L/2 है और ये भी L/2 है, ठीक है। और इसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हमें तो समझना पड़ेगा जो एलिमेंट्स है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसको मैं Fij से डिनोट करता हूँ। तो ये क्या है? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Fij मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? Fij मेरा रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन i। तो i क्या है? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन i, व्हेन यूनिट लोड इज अप्लाइड इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन j। तो j डायरेक्शन में हमको यूनिट लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसके कारण, उस यूनिट लोड के कारण या यूनिट मूवमेंट के कारण हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट्स क्या प्रोड्यूस होंगे, राइट, इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो दो फॉर्म में हो सकती हैं, वो डिफ्लेक्शन की फॉर्म में हो सकती हैं या फिर रोटेशन की फॉर्म में हो सकती है। तो जो जे कोऑर्डिनेट है उसमें मैं यूनिट लोड या यूनिट मूवमेंट अप्लाई करूंगा और आई में मैं डिस्प्लेसमेंट्स देखूंगा कॉरस्पॉन्डिंग इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। तो ये मेरा Fij रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर ये हमें बात समझ आ गई तो अब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स काफ़ी इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट कॉलम है वो कैसे ऑब्टेन करूंगा? फर्स्ट कॉलम ऑब्टेन करने के लिए मैं वन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में यूनिट लोड अप्लाई करूंगा, राइट। तो ये मैंने क्या किया, ये मेरी बीम है, यहाँ पे मैंने कोई यूनिट लोड अप्लाई किया 1। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिफ्लेक्शन और रोटेशन मैं देखूंगा कि 1 डायरेक्शन में कितनी आ रही है, 2 डायरेक्शन में कितनी आ रही है और 3 डायरेक्शन में कितनी आ रही है। तो F11 क्या है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 व्हेन यूनिट लोड इज अप्लाइड इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1, राइट। तो ये क्या हो गया? F11 मेरा कितना हो जाएगा? मैं जानता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम जब लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो कितना होता है? PL³/48 EI। तो ये कितना हो जाएगा? L³/48 EI। ठीक बात है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होएगा तो यहाँ पे तो रोटेशन मेरी वो क्या है? वो जीरो है। तो जो मेरी डिफ्लेक्शन या रोटेशन प्रोड्यूस इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 व्हेन यूनिट लोड इज अप्लाइड इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो रोटेशन है मेरी, यहाँ पे रोटेशन है वो 0 है। और थर्ड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में मेरी रोटेशन इस डायरेक्शन में आ रही है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। और जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन मुझे शो की गई है वो क्लॉकवाइज है। तो जो ये रोटेशन है अपोजिट टू कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो मैं साइन लूंगा वो मैं नेगेटिव लूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? -L²/16 EI। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा? सेकंड कॉलम प्रोड्यूस करने के लिए मैं यूनिट मूवमेंट अप्लाई करूंगा इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2। मैंने क्या किया? मैंने मूवमेंट अप्लाई किया इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 1। L/2 है और L/2 क्योंकि बीम सिमेट्रिकल है ऑन अदर साइड ऑफ अप्लाइड मूवमेंट, तो जो दोनों साइड, लेफ्ट साइड ऑफ बीम है और राइट साइड ऑफ बीम में ये मूवमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ दो पार्ट्स में। यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ऑन ईदर साइड ऑफ द बीम, ऑन ईदर साइड ऑफ अप्लाइड मूवमेंट जो मेरी बीम है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये मैंने अगर ज्वाइन दिखाया तो यहाँ पे मैंने 1 अप्लाई किया था, तो यहाँ से भी 1/2 आएगा और यहाँ से भी 1/2 आएगा। तो ये जॉइंट इक्विलिब्रियम में और ये 1/2 यहाँ पे 1/2 दे रहा होगा, ये 1/2 यहाँ पे 1/2 दे रहा होगा। तो ट्रिक फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में है कि हम कितनी एक्यूरेटली और कितनी इजीली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसके कारण क्या आ रहा होगा? इसके कारण कुछ ऐसे आ रहा होगा, इसके कारण कुछ ऐसे आ रहा होगा, राइट। तो जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे? वो ml/3 हो जाएगी। m मेरा 1/2 है और स्पैन मेरा L/2 है, ठीक है। तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स बनाऊं तो मेरा क्या है? F1/2 कितना हो जाएगा? F1/2 मेरा F21 के बराबर होता है, क्योंकि मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिकल है, तो वो डायरेक्टली 0 हो गया। और मैं यहाँ से भी देख पा रहा हूँ कि जब मैंने यूनिट मूवमेंट अप्लाई किया इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2, तो मेरी जो डिफ्लेक्शन है इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 वो 0 है। तो या तो मैं डायरेक्टली इससे देख लूँ, बट इससे नहीं देखना है, तो मैं सिमेट्रिसिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का यूज़ करके मैं डायरेक्टली इसको 0 के बराबर लिख सकता हूँ।
और F22 क्या है, यहाँ पे जो स्लोप कितनी प्रोड्यूस होएगी 1/2 इंटू L/2 बाय 3EI, राइट। तो ये कितना हो जाएगा L/12EI, ठीक बात है। और यहाँ पे जो स्लोप आ रही है वो कितनी आ जाएगी ml/6EI। जब मूवमेंट m एक एंड पे होता है तो अपोजिट हिंज एंड पे कितनी स्लोप आती है ml/6EI। तो जो F32 हो जाएगा, और क्योंकि ये स्लोप अपोजिट है इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 3, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। तो ये कितनी हो जाएगी -1/2 इंटू L/2/6EI विच इज इक्वल टू -L/24EI, ठीक है। ना मेरे पहले दो कॉलम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के बन गए। अब थर्ड कॉलम ऑब्टेन करने के लिए मैं यूनिट मूवमेंट अप्लाई करूंगा इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 3। तो थर्ड कॉलम ऑब्टेन करने के लिए मैं यूनिट मूवमेंट अप्लाई करूंगा इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 3। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 1 अप्लाई किया। तो सबसे पहले जो F13 है उसको तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ F3 1 के बराबर, विच इज इक्वल टू -L²/16EI, राइट। ऐसी F23 को मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ F3 2 के बराबर, विच इज इक्वल टू -L/24EI। तो बस अब खेल रह गया कि जो मेरा F33 है वो कितना होएगा। तो F33 ऐसा कुछ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा स्लोप प्रोड्यूस हो रहेगी इस यूनिट मूवमेंट के कारण वो कितनी हो जाएगी L/3EI, राइट। तो ये सीधा हो जाएगा L/3EI। तो ये मेरे सारे कंपोनेंट्स आगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के। तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ F डायरेक्टली, F इक्वल टू F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। तो ये मैं सारी वैल्यूज इनमें पुट कर सकता हूँ और मेरा आंसर है वो आ जाएगा। So this is the question on flexibility metric. Now let's see one question on stiffness matrix method. We need to obtain the stiffness matrix of frame as shown in figure. हमें degrees of freedom की या coordinate direction हमें given है 1 2 3। तो इसका हमें stiffness matrix obtain करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें Kij समझना पड़ेगा कि Kij है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स को क्या रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो I रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स डेवलप्ड इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन I, force developed in coordinate direction I when unit displacement is given in coordinate direction J। तो इसमें क्या है, force developed in coordinate direction I when unit displacement is given in coordinate direction J। जबकि flexibility matrix में क्या होता था, displacement produced in coordinate direction I when unit load is applied in coordinate direction J। तो इसमें वो चीजें रिवर्स हो गई। इसमें फोर्स कितनी डेवलप होगी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन I में when unit displacement is given in coordinate direction J, प्लस इसके साथ एक और कंडीशन होती है विदाउट गिविंग एनी डिस्प्लेसमेंट्स इन एनी अदर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। तो हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो दे रहे हैं कोऑर्डिनेट डायरेक्शन दे, बट साथ ही साथ हमें ऐसा भी ध्यान रखना है कि बाकी किसी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ना हो, राइट। तो हमें सिर्फ उसी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट और यूनिट रोटेशन देनी है। इस तरह से देनी है कि बाकी जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई यूनिट डिस्प्लेसमेंट यूनिट रोटेशन ना प्रोड्यूस हो। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है वाइल ऑब्टेनिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो ऐसी कोई कंडीशन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में नहीं थी, बट यहाँ पे एक और कंडीशन आई कि हमें बाकी किसी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट यूनिट रोटेशन नहीं देना है, सिर्फ उसी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में देना है के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम फर्स्ट कॉलम प्रोड्यूस करें तो हमें क्या मिलेगा। तो फर्स्ट कॉलम में हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे, ऐसे देंगे कि बाकी डायरेक्शन में कोई यूनिट डिस्प्लेसमेंट रोटेशन ना प्रोड्यूस हो। तो सेकंड डायरेक्शन में और थर्ड डायरेक्शन में कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए फर्स्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देने के कारण। तो हम इस तरह से डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो ये कुछ कैसा जाएगा, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये 1 जाएगा और ये भी 1 जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है बल्कि रोटेशन मेरी 0 है। तो इस केस में जो मेरे मूवमेंट्स हैं वो कितने जनरेट हो रहे होंगे, वो कुछ ऐसे जा रहे होंगे और यहाँ से कुछ ऐसे आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 6CI/L², और ये कितना हो जाएगा 6CI/L²। तो जो मेरी फोर्स है वो ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 12EI/L³ और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12EI/L³, राइट। तो मैंने ऐसे डिस्प्लेसमेंट दी कि बाकी दोनों कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में कोई रोटेशन ना प्रोड्यूस हो। तो ये मेरा K11 कितना हो गया, K11 हो गया मेरा 12EI/L³। K21 कितना हो गया, K21 मेरा इसी डायरेक्शन में है, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में है, तो प्लस साइन आएगा 6CI/L²। और 3 डायरेक्शन में कोई मेरी फोर्स जनरेट नहीं हो रही है, तो K31 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम ऑब्टेन हो गया स्टिफनेस मैट्रिक्स का। अब सेकंड कॉलम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सेकंड कॉलम में
मेरे को कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 पे यूनिट रोटेशन देनी है। कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 पे यूनिट रोटेशन देनी है सच अ वे कि फर्स्ट डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ना हो, थर्ड डायरेक्शन में कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। अब इसको हम काफ़ी ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे मैं यूनिट रोटेशन देता हूँ, ये 1 है। तो यहाँ पे लोग थर्ड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन पे रोटेशन ना देने के लिए इस एंड को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एंड को फिक्स कर देते हैं और कुछ ऐसा बना देते हैं कि ये भी मेरा 1 हो गया, राइट। बट ये जो अप्रोच है वो गलत है। मैंने क्या कहा था कि हम ऐसे उस डायरेक्शन में रोटेशन देखेंगे तो बाकी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट ना प्रोड्यूस हो। बट यहाँ पे फिक्स एंड देना हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में रोटेशन अलाउड नहीं है, राइट। बट डिस्प्ले जो डिफ्लेक्शन है वो तो अलाउड है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो अलाउड है बट रोटेशन अलाउड नहीं है, राइट। तो जब मैं फिक्स एंड दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं किन दोनों को रिस्ट्रेन कर रहा हूँ? मैं डिफ्लेक्शन को भी रिस्ट्रेन कर रहा हूँ और रोटेशन को भी रिस्ट्रेन कर रहा हूँ। बट एज पर डेफिनेशन ऑफ टेनिंग स्टिफनेस मैट्रिक मेरे को क्या रिस्ट्रेन करना चाहिए? मेरे को सिर्फ यहाँ पे रोटेशन को रिस्ट्रेन करना चाहिए। तो मैं एंड कंडीशन इस वे में दूंगा कि यहाँ पे रोटेशन कोई प्रोड्यूस ना हो बट डिफ्लेक्शन है वो तो प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। तो इस केस में मैं इसलिए यहाँ पे फिक्स एंड नहीं दूंगा। फिक्स एंड की जगह मैं यहाँ पे क्या दूंगा? इस केस में मैं दूंगा स्लाइडर। तो इसको मैं जब बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? आई विल प्लेस स्लाइडर हेयर, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है बट डिफ्लेक्शन की कोई कंडीशन नहीं है। तो ये कैसे जाएगा? इट विल गो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मैंने यूनिट रोटेशन दी और यहाँ पे भी मैंने यूनिट रोटेशन दी। अब ये स्लाइडर है, ये एंड स्लाइडर है, तो यहाँ पे रोटेशन है वो तो जीरो होगी बट डिफ्लेक्शन की कोई कंडीशन नहीं है तो कुछ डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो इसके कारण ये क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4EI/L। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2E/L। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा EI/L। और इस EI/L के कारण यहाँ पे इसके अपोजिट साइड पे EI/L आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे EI/L कैसे आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेट जैसे ये मेरा फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे मैंने एक मूवमेंट अप्लाई किया तो जो इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो भी ऐसे होएगी। तो ये और ये दोनों चीज़ें सिमिलर है। तो इस केस में जो रोटेशन थीटा है वो कितनी होती है? ML/EI के बराबर, राइट। और इस थीटा को अगर मैंने 1 कर दिया तो मेरा M कितना हो जाएगा? EI/L। तो जो EI/L है वो ऐसे आ रहा है। ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है और ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो सिमिलर है। तो जो मेरा M है वो EI/L आएगा, राइट। यहाँ पे EI/L है तो स्लाइडर एंड पे उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में EI/L आ जाएगा, राइट। तो ये EI/L और ये EI/L हो गया। तो इसको मैं अगर मैं इसको ऑब्टेन करूँ तो जो मेरा K12 है वो डायरेक्टली मैं K21 के बराबर लिख सकता हूँ या फिर यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करके भी कर सकता हूँ जो कि 6EI/L³ हो जाएगा। ऐसे फोर्स आ रहा होगा, राइट। तो ये सीधा कितना हो जाएगा? 6EI/L²। ऐसे मेरा जो K22 है वो कितना हो जाएगा? 4EI/L प्लस EI/L 5EI/L। और जो मेरा K32 है वो क्योंकि अपोजिट है इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 3 तो ये कितना हो जाएगा? -EI/L। ठीक है, तो ये मेरे फर्स्ट दो कॉलम ऑब्टेन हो गए। इसका थर्ड कॉलम बनाते हैं अब। थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? मेरे को थर्ड कॉलम बनाने के लिए यूनिट रोटेशन देना है इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन दी इन सच अ वे कि तो फर्स्ट डायरेक्शन में कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ना हो और टू कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। तो इस एंड पे डिफ्लेक्शन भी रिस्ट्रेंड है और रोटेशन भी रिस्ट्रेंड है, इसलिए इस एंड को मैं फिक्स्ड बना दूंगा, राइट। तो इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं ऐसे और यहाँ पे भी मैं फिक्स एंड ले लूँगा और क्योंकि यहाँ पे रोटेशन देनी है तो ये कुछ ऐसा जाएगा, राइट। तो ये कोई यूनिट रोटेशन दी मैंने तो ये मेरा क्या हो गया? EI/L मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा और यहाँ पे फिक्स एंड इसको रिस्ट्रेन करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में EI/L प्रोड्यूस हो रहा होगा, राइट। तो जो मेरा K13 है वो कितना हो जाएगा? वो तो सीधा K31 के बराबर हो जाएगा। K23 है वो K32 के बराबर हो जाएगा और जो K33 है वो कितना आ रहा है? EI/L। तो ऐसे मैंने तीनों कॉलम ऑब्टेन कर लिए। तो स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमने काफ़ी इजीली अंडरस्टूड कर लिया। So these are the kind of questions which can be asked from method of analysis and stiffness and flexibility matrix method. मैं और क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहता था बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम नहीं कर सकते हैं, बट इफ यू हैव दिस कवरेज ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल स्कोर गुड. So thank you guys, that's it for today's lecture. Please subscribe this channel and click on the bell icon to get personalized notifications. Okay, thank you guys.